नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। प्रदेश है वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है हमीरपुर। हमीरपुर के कस्बा कुरारा में सवेरे सवेरे 6 बजे कंट्रोल रूम की 112 की एक गाड़ी जो गश्त करती है रात में, उनके पॉइंट्स फिक्स होते हैं कितने बजे कब वो अपने पॉइंट पर पहुंचेगी। कुरारा कस्बे के उस चौराहे के पास जब वो पहुंची तो वहाँ किसी ने आकर बताया कि साहब बगल के जिस गड्ढे में बहुत पानी पड़ा है उसमें एक लाश पड़ी हुई है। 112 नंबर पर यानी कंट्रोल रूम पर चलने वाले कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल सब मौके पर पहुंचे और देखा कि एक लाश जिसका आधा सिरा पानी के भीतर और आधा बाहर की तरफ है वो वहाँ पर पड़ी हुई, जो एक युवक की लाश लग रही है, मेल डेड बॉडी लग रही है। फौरन थाने को इत्तला की गई। थाने वाले मौके पर पहुंच गए, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई, जो सर्विलांस के सिपाही दरोगा थे वो भी पहुंच गए। लाश को बाहर निकाला गया और लाश थोड़ी थोड़ी गर्म सी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद जान बाकी है। पहचान में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। वहीं से 100-150 मीटर की दूरी पर रहने वाला कामता प्रसाद अनुरागी, जिसकी उम्र कोई 36 वर्ष थी, ये उसकी लाश थी। फौरन उसकी पत्नी को बुलाया गया और पत्नी से ये कहा गया कि ऐसा लगता है कि इसमें अभी जान है। उसे फौरन एम्बुलेंस पे बुला के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। गले में कुछ नीलगु निशान देखकर पुलिस ने उसे संदिग्ध माना। पहले तो पुलिस ये मानती रही कि ज़्यादा शराब पिए हुए और गाड़ी कोई आई होगी, उसने हल्का फुल्का धक्का मारा होगा, ये पानी में गिरा मर गया। लेकिन जब पंचायतनामा भरा जा रहा था उस समय लोगों ने बताया कि इसके गले में नीलगु निशान है, यानी जो किसी चीज़ के दबाव के कारण या किसी कसाव के कारण ये निशान पड़ता है। बहरहाल पंचनामा करके बॉडी सील करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि भला आदमी है ये, और ये अपने काम में बिजी रहता है, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी में 12 मासी मजदूर होते हैं जो हमेशा कहीं न कहीं काम पे रहते हैं। 12 मासी उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, तो 12 मासी था ये पीडब्ल्यूडी में, और मेहनत मजदूरी करता था। ठीक ठाक पैसे भी पीडब्ल्यूडी से इसको मिल जाते थे। घर में पत्नी थी और उसके 4 बच्चे थे, एक बेटा और 3 बेटियां। खेती भी ठीक ठाक थी, तो ऐसा लगता नहीं कि किसी से इसकी कोई दुश्मनी रही होगी। कस्बे का मामला था। पुलिस ने, कस्बे में दुकानें भी थीं, पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और उसके घर के सामने से लेकर और कुरारी चौराहे के पास जहां इसकी डेड बॉडी मिली थी वहां तक करीब करीब 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सब निकाले गए और लगभग जिस समय की वो बॉडी हुई उससे जब बैक ट्रैक किया गया तो घर से मृतक की पत्नी अंजू, ट्रैक्टर ड्राइव करने वाला वीरेंद्र सिंह
इसकी डेड बॉडी को पीछे ट्रॉली में उन लोगों ने लादा लादा रखा, गिराया उस पर, ऊपर से धक्का देके गिरा लिया। फिर वीरेंद्र सिंह ट्रैक्टर को चला कर ले गया। चौराहे के पास जैसे ही उसे थोड़ा बहुत पानी बेरी तिराहे के पास जहां उसे सड़क के किनारे थोड़ा पानी का आभास हुआ, वहीं पर दोनों ने ट्रॉली के भीतर खड़े होके ऊपर से लाश को उस पानी में फेंक दिया। गलती ये हुई कि वो लाश पूरी की पूरी पानी के भीतर नहीं गई, वरना यही होता कि डूबकर मर गया। आधा हिस्सा, मुंह का हिस्सा कह लें, धड़ का हिस्सा वो पानी के बाहर और कमर से नीचे का हिस्सा पानी के भीतर था। उसके बाद फेंकने के तुरंत बाद वो लौटने के बाद ट्रैक्टर खड़ा किया और वीरेंद्र सिंह वहां से चला गया। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए पुलिस ने फिर वीरेंद्र सिंह और अंजू यानी मृतक कामता प्रसाद अनुरागी की पत्नी को थाने पर ले आए। थाने पर लाने के बाद थोड़ी बहुत मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, लेकिन थोड़ी देर में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 9 में ये रहता था कामता प्रसाद अनुरागी। इसके पिता का नाम छिद्दू था, पत्नी का नाम अंजू था। अंजू पास में ही पारा शंकरपुर के रहने वाले अपने रिश्तेदार प्रेमी वीरेंद्र सिंह के साथ थी हत्या वाले दिन। इन्हीं दोनों ने ट्रैक्टर में लादकर कामता प्रसाद अनुरागी के शव को बेरी तिराहे पर पानी के गड्ढे में फेंका था। मृतक की बहन की ओर से तहरीर, जब बात खुल गई थोड़ी देर में, तो तहरीर मृतक की बहन की तरफ से आई राजेंद्र और अंजू के खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज फिर सब ने देखी, परिवार वालों को भी दिखाई गई। नहीं तो दूसरे दिन फिर हल्ला होने लगता है कि पुलिस ऐसा कर रही है, पुलिस वैसा कर रही है, असली घटना तो ये है, नकली घटना तो वो है, इस तरह की बात है। मृतक की बहन रानी ने स्पष्ट तहरीर दी कि रात में मेरी भाभी अंजू और उसके प्रेमी राजेंद्र कुमार, जो रहने वाला शंकरपुर गांव का है, पारा शंकरपुर का, इसने मिलकर हत्या की और बॉडी को वहां फेंक दिया। धारा 302, 201 आईपीसी का मुकदमा इन दोनों के खिलाफ पंजीकृत किया गया। पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा रही कि कैसे पत्नी ने अपने पति को मार दिया, और वो भी पत्नी जिसके 4 बच्चे हों। बड़ा बच्चा 12-15 साल का हो गया, जानने लायक हो गया, और 3 छोटी बच्चियां थीं। फिर बैकग्राउंड ढूंढी गई तो पता ये लगा कि कामता प्रसाद के पिता छिद्दू, ये पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले इनका देहांत हो गया था, और अभी साल भर पहले इसकी मां का भी देहांत हो गया। जब तक मां जिंदा थी कामता मृतक की, यानी अंजू की सास, तब तक वीरेंद्र सिंह को घर में उतनी फ्री एक्सेस नहीं थी। रिश्तेदार था, इस लिहाज से आता था। कभी अगर अंजू की सास कहीं बाहर रही हो तो भीतर अपना चला जाता था, और अगर वो है तो वो भीतर नहीं जाने देती थी। चाय, नाश्ता, पानी, जो भी मीठा पानी जो भी देना होता था बाहर ही दे देती थी। लेकिन सास के मरने के बाद न सास रह गया न ससुर रह गया। इकलौता लड़का कामता प्रसाद अनुरागी, उसकी बीवी और 3 बच्चे। अपराधी जब अपराध करने पर आता है, उसे लग तो रहा ही था कि जो कर रहा हूं मैं कल कहीं न कहीं पता लगेगा या लोग पूछेंगे। उसने कामता प्रसाद से कहा कि भाई तुम्हारी इतने खेत हैं, इतनी मजदूरी तुम खेती के लिए देते हो, कटाई के लिए और उसाई के लिए, दवाई के लिए,
तुम एक ट्रैक्टर खरीद दो। कामता प्रसाद ने कहा भाई चलाएगा कौन, हम तो नहीं चलाते, चलाने के लिए 4 से 10 हज़ार का तनख्वाह दे के ड्राइवर रखा जाए तो ये तो और महंगा सौदा होगा। वीरेंद्र सिंह ने फौरन कहा मैं चलाऊंगा भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप सोचिए कितनी दूर की बात सोची इस आपराधिक मन ने उसके, कि जब हम ट्रैक्टर चलाने लगेंगे, गांव हमारा बहुत दूर है, खेती किसानी का काम जो है वो ऐसा है कि पानी अगर जोर से बरस गया तो 4 दिन में जुताई होनी चाहिए। तो घर में रहने का एक साधन, वो भी कामता प्रसाद की मर्जी से, कि आज रुक जाओ, कल सवेरे ही अगर शुरू करोगे तो दोपहर तक हम ये वाला खेत जोत लेंगे या ये वाला कर लेंगे, ये सामान पहुंचा देंगे, वो सामान पहुंचा देंगे। तो लगभग 6 महीने से वीरेंद्र सिंह अंजू के साथ घर पर ही रहता था। कामता प्रसाद अपने काम पर गया, पीडब्ल्यूडी का जहां काम चल रहा होगा काम पर गया, शाम को आया, खाना पीना खाया, सो गया। गड़बड़ उस दिन हुई जिस दिन इसके बड़े लड़के ने इन दोनों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा। वो बेचारा बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं था, लेकिन उसने मोहल्ले में जिन बच्चों के साथ वो खेलता था उनसे जिक्र किया कि वीरेंद्र चाचा और मम्मी का कुछ इस तरह से जो भी बताया हो उसने, जो देखा होगा। ये बात मृतक कामता को भी पता लगी। अंजू को पहले ही किसी टोला पड़ोसी वाले ने बता दिया कि भाई बाहर बच्चे ये चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि मृतक कामता उसका आना जाना बंद कर देता, इन दोनों ने प्लान बना लिया कि अब जल्दी करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तरह तरह का इंतज़ाम करने के बाद मैं इस घर में रुका हूँ, ये सब दिक्कत में पड़ जाऊंगा। और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आज की रात यानी 9 सितंबर की रात हम लोग इसको अपने रास्ते से हटा देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तब तक आ गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने दोनों को डिटेन किया। शरीर में किसी प्रकार की दूसरी चोट थी नहीं और अधिकारियों ने तत्परता दिखाई। सीसीटीवी फुटेज मिल गई, पता लग गया और इस तरह से वीरेंद्र सिंह और अंजू को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, मैं बहुत बार तमाम घटनाओं के जिक्र के साथ बताता हूं कि अगर घर में लड़कियां या महिलाएं हैं तो गैर मर्द को बहुत एक्सेस नहीं देनी चाहिए। वीरेंद्र जो कहने को रिश्तेदार था, और वो चाहे रिश्तेदार ही क्यों न हो, नहीं देनी चाहिए। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि कैसे लड़की के क्लास के पढ़ने वाले 2 लड़के गांव के ही थे, वो अक्सर आया जाया करते थे लड़की के घर पर। माँ उनकी बड़ी खातिरदारी करती थी कि भाई हमारी लड़की के साथ पढ़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में उस लड़की को लेकर कंपटीशन हुआ। फिर लड़की की बलात्कार के बाद हत्या हुई और उन दोनों में से एक ने उस लड़के की हत्या कर दी। सब नाबालिग थे। कारण वही था
कि लड़के दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। जब भी छुट्टी हुई स्कूल से, जब भी छुट्टी का दिन हुआ, वहीं बैठे रहते थे। तमाम रिश्तेदारों ने जो घर में घुसकर इस तरह की घटना की है, घर वालों की सिधाई का फायदा उठाकर या आते जाते अपनी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करके, ज्यादातर उसमें रिश्तेदार थे। तो इसलिए रिश्तेदारों का घर आना जाना, इस केस में वीरेंद्र सिंह पहले भी आता जाता था, लेकिन माँ जो मृतक की माँ थी वो हमेशा, जैसे बुजुर्ग होते हैं, टोका टाकी करती रहती थी, इसलिए इसको उतनी फ्री एक्सेस नहीं थी। और जैसे ही मृतक की माँ मरी, वैसे ही इसने जाल बुनना शुरू कर दिया। इसे आशिकी का रोग इतना जबरदस्त लगा कि घर में टिके रहने के लिए ही इसने ट्रैक्टर खरीदवा दिया कामता से, और किसी न किसी बहाने कि घर से आने में देर होगी, घर पर ही बना रहता था, दिन में अपना ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता था, और बाकी जो कुछ करना था वो करता ही होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मां के मरने के बाद बंदिश, किसी तरह की बंदिश, बिल्कुल मैदान साफ था। अब उस महिला का भी क्या कहा जाए, 4 बच्चों की मां, उम्र कोई 34-35 साल रही होगी, इससे भी 34 साल रही होगी। और वो भी उसी रोग में ऐसा ग्रस्त कि उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि वो क्या करने जा रही है। जिस पति से उसके 4 बच्चे हैं, प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करना, लेकिन ये सब करते समय ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि उन बच्चों का क्या होगा। 3 बच्चियां और 1 लड़का। जब किया होगा तो यही कहा होगा कि वहां फेंक देंगे, लोग समझेंगे पानी में डूब गया, कुछ लोग समझेंगे कि दारू पी के वहीं गिर गया, मर गया। अपराध करने वाला ऐसा मान के चलता है कि मैं इतनी सफाई से अपराध कर रहा हूं कि पुलिस की 7 पुश्तें हमको नहीं ढूंढ पाएंगी, नहीं पता लगा पाएंगी किसने किया। घर से 150 मीटर दूर इसलिए फेंक दिया कि कल को पुलिस अगर पूछती है तो ये बता देंगे कि पता नहीं फलाने से दुश्मनी थी, उनको पकड़िए, उन्होंने ही मारा होगा। लेकिन ये भूल गया या ये दिमाग से उतर गया कि पुलिस जब तुम्ही से पूछना शुरू करेगी तो कितनी देर तक बर्दाश्त करोगे। ये बिल्कुल भूल गया। अब आप सोचिए उन 4 बच्चों का क्या होगा। माँ जेल चली गई, पिता का देहांत हो गया, दादा और दादी पहले ही उनका देहांत हो गया था। या तो वो बेचारे किसी रिश्तेदार के घर धक्के खाएंगे, या ज़्यादातर केसेस में ननिहाल वाले पालन पोषण के लिए ले जाते हैं। कैसी आर्थिक स्थिति है उनकी, वो कितना ध्यान दे पाएंगे इनका। लावारिस हो गए वो बच्चे। एक बार भी नहीं सोचा ये अपराध करने के पहले उस महिला ने कि इनका क्या होगा। जब मारने का इतना डिस्कशन वीरेंद्र के साथ बैठ के किया, कैसे करेंगे, वो कैसे बचेंगे, पुलिस कैसे हम तक न पहुंचे, उसके लिए क्या करेंगे, तमाम सवाल जवाब किए उसने। लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा होगा या कि भाई मान लिया पुलिस ने पकड़ ही लिया, मान लिया पुलिस को पता लग ही गया, मान लिया पुलिस ने हमको जेल भेज दिया, तो इन बच्चों का क्या होगा। कभी नहीं सोचा। ऐसी महिलाओं के लिए मैं सामान्य रूप से कभी भी कोई टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं करता। वो सामान्य टिप्पणियाँ जो समाज करता है मैं कभी नहीं करता। लेकिन ये हर उस टिप्पणी की भागी है ये महिला, या हर उस टिप्पणी की हकदार है जो समाज ऐसी महिलाओं के लिए प्रयोग करता है। चलो, तुमको जो मर्जी थी, जो करना था तुमने किया, तुम्हारी जो पसंद थी तुम करती नहीं,
अरे इन बच्चों का क्या कसूर था, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, जिन्हें बहुत दुनिया देखनी थी अभी। जरा सा भी ध्यान इस पर। और ऐसे तमाम आपको जो मैंने घटनाएं सुनाई हैं, उनमें जिसमें या तो महिला मारी गई है या पुरुष मारे गए हैं, अपनी हरकतों से मारे गए हैं। एक मारा गया, दूसरा जेल चला गया। हस्बैंड ने मरवाया तो जेल चला गया, वाइफ मरी। वाइफ ने मरवाया तो हस्बैंड तो मर ही गया, वो जेल चली गई। बच्चों की जो दुर्दशा होती है उसका आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नाना नानी अगर जिंदा हैं जब तक वो, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनकी बेटी के बेटे हैं, या दादा दादी हैं तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हमारे बेटे के बच्चे हैं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हैं तो न तो मामा मामी कहीं मैंने इतने समझदार देखे कि अपने भांजों को इस तरह से पाले पोसे जैसे उनके बच्चे हों, न कभी चाचा चाची को ऐसा करते हुए देखा। बहुत दुर्दशा होती है ऐसे बच्चों की। फिर मैं रिपीट करूंगा कि जब भी घर में महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां हों, मौजूद हों, तो किसी गैर को, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कभी लिमिट से ज़्यादा एक्सेस नहीं देनी चाहिए। और जैसे ही आप नोटिस करें ये लिमिटलेस एक्सेस इसको मिल गई है, फॉर उसको रोक लगाने के, उस पर रोक लगाने की कोशिश करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।